नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारे चैनल में जो मेहमान आए हैं उनका नाम है श्री एडवोकेट अभिनव कदम सर। सर जी नमस्ते हमारे चैनल पे आने के लिए और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पहले तो दोस्तों आज ये स्पेशल वीडियो हम इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो समस्या होती है, जब भी कोई आप घर परचेस करते हो अपने मेहनत की कमाई से, वो पैसा आप बिल्डर को देते हो और बिल्डर को पैसा देने के बाद जब आपका पार्किंग का जो डिस्प्यूट जो होते हैं आपके सोसाइटी में तैयार होते हैं और वो डिस्प्यूट्स जो तैयार होते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आपने उस पार्किंग को अपना कमाई का पैसा दिया होता है बिल्डर को और बिल्डर ने अपने एग्रीमेंट में वो प्रॉपरली मेंशन नहीं किया रहता है और आगे जाके जो सोसाइटी मेंबर्स में जो है डिस्प्यूट्स तैयार हो जाते हैं। ऐसे डिस्प्यूट जो होते हैं दोस्तों कोर्टों में, कंज्यूमर कमीशन में, रेरा में चले जाते हैं, बट रेरा वहाँ पे फिर क्या हमारे जो फेवर में रेमेडी देता है, ये सारी प्रश्नों के उत्तर ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज इसी स्पेशल ये वीडियो होने जाने वाला है कि जो पार्किंग के जो आपके प्रश्न हैं वो प्रश्न हम जी जो एडवोकेट अभिनव कदम सर जी है उनको आज पूछेंगे। एडवोकेट अभिनव कदम ये पुणे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इन्होंने बहुत सारी रेरा के केसेस भी इन्होंने हैंडल किए हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है ये आज आपके जो जितने भी अपने ये व्यूअर है ये व्यूअर से आप शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों आपके मन के जो प्रश्न हैं ये प्रश्न मैंने इस कागज पे ऑलरेडी लिखे हैं। जो हमारे पास लोग आते हैं अलग अलग पार्किंग की समस्या लेके, वही प्रश्न मैंने इस कागज के ऊपर लिखा है और ये कागज पे लिखे हुए प्रश्न मैं सर जी को पूछूंगा और ये सर आपका जो भी मन के प्रश्न है उनके उत्तर यहाँ पे आज देंगे। पहले तो सर वो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे चैनल पे आए और जो हमारे प्रश्नों के पार्किंग के रिलेटेड आप यहाँ पे उत्तर देंगे और जो हमारे जो व्यूवर्स है वो व्यूवर्स को वो जो आप आंसर करेंगे, जो आप सॉल्यूशन बताएंगे, जो आप उनका जो भी पार्किंग का डिस्प्यूट सॉल्व करने में मदद करेंगे उनके लिए फायदेमंद रहेगा। तो चलिए दोस्तों कि पहला प्रश्न मैं आपकी तरफ से यहाँ पे पूछने जा रहा हूँ। सर पहला ऐसा प्रश्न है कि ये पार्किंग जब हम परचेस करते हैं बिल्डर से, अब ज़्यादातर जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं वो शहरों में लोग जो रहते हैं वो फ्लैट ही परचेस करते हैं और फ्लैट के नीचे उनको उनका कार पार्किंग होता है, टू व्हीलर पार्किंग होता है, वो ज़रूरी होता है। अब फ्लैट तो उन्होंने बाय किया पर कार कहाँ पे लगाएंगे, तो उसके लिए तो पार्किंग बना हुआ है, बिल्डर ने उनको देना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो गया है कि डिस्प्यूट होता है कि बिल्डर ने प्रॉपर पार्किंग मेंशन नहीं किया या फिर उन्होंने पैसा ले लिया, पार्किंग का क्लॉज ही नहीं डाला। तो सर ये पार्किंग की समस्या क्यों होती है, ये एक उसका जड़ हमें बताइए और उसमें क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए ये आप हमें बताइए सर। बहुत धन्यवाद महेश जी, आपने आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट चूज़ किया है। आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे पहले हमारे गांव में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट रहते थे उसमें बाउंड्री डिस्प्यूट थे, लेकिन जैसे जैसे अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, तैसे तैसे जो शहरों में लोग रहने की जो समस्या है वो भी बढ़ रही है और लोग शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नया यूडीसीपीआर है, वो यूडीसीपीआर कहता है कि हमें अभी वर्टिकल डेवलपमेंट करना है, मतलब हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट नहीं। वर्टिकल डेवलपमेंट मतलब अब हम एक चाल से निकलकर अभी बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो बिल्डिंग में जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे अभी इसके साथ साथ कुछ हम एमिनिटीज़ है, जो पार्किंग है उसका भी समस्या अभी बढ़ रहा है। तो ये एक्चुअली पार्किंग समस्या 3 कारणों से होता है। पहला तो जो बिल्डर अलॉटमेंट करता है वो अलॉटमेंट लीगल है या इलीगल है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अभी आगे आगे आपके पॉडकास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लेरिफाई किया है कि कौन सा पार्किंग बिल्डर बेच सकता है, कौन सा पार्किंग बिल्डर बेच नहीं सकता है। और रेरा अथॉरिटी ने कुछ ऑर्डर्स जारी किए, उसमें भी लिखा है कि पार्किंग का जो आप एग्रीमेंट टू सेल करते हैं उसमें पार्किंग का नंबर, स्पेसिफिक डायमेंशन और पार्किंग का जो डिटेल्स है वो एग्रीमेंट टू सेल में होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ मैं आगे ये भी डिस्कस करूंगा
कि पार्किंग की जो समस्या है एज अ कंज्यूमर, आप अगर अलॉटी हो तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के वहां भी आप फाइल कर सकते हैं। तो पार्किंग की जो मेन समस्या है वो इसलिए है कि बिल्डर जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है तो जो अलॉटीज है, अवेलेबल फ्लैट्स है, उसके रिगार्डिंग पार्किंग नहीं होता है। समझो कि पार्किंग का जो अलॉटमेंट है वो 50 पार्किंग बिल्डर कंस्ट्रक्ट करता है, और जो अलॉटीज है, टोटल फ्लैट ओनर्स है और जो टोटल फ्लैट्स है वो 100 है, तो वो टोटल टैली बैठता नहीं। मतलब 100 फ्लैट्स और 15 पार्किंग, तो इसकी वजह से ज्यादातर झगड़े होते हैं। दूसरा झगड़ा होने का कारण है सर कि जो पार्किंग है वो पार्किंग ओपन पार्किंग है, स्टिल्ट पार्किंग है या कवर पार्किंग है। पार्किंग कौन सा है ये आपको मालूम होना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे कि मैं आगे बताने जा रहा हूं कि पार्किंग जो ओपन और स्टिल्ट है उसके ऊपर तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का अधिकार है। समझो अगर बिल्डर पार्किंग बेच देता है और एक बार कन्वेंस डीड हो जाता है, तो कन्वेंस डीड हो जाने के बाद वो पार्किंग अलॉट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग कमेटी जो है, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आप इलेक्ट करके देते हो, तो उनकी है। तो उन्होंने कैसे फेयर तरीके से पार्किंग अलॉट करना चाहिए, बायलॉज क्या है, ये सब इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम आगे आगे देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हो, रेरा अथॉरिटीज ने भी हो, कंज्यूमर कमीशन ने भी हो, क्या इसके ऊपर डायरेक्शन दिए और कब अलॉटी पार्किंग क्लेम कर सकता है। वैसे तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हर एक फ्लैट ओनर को पार्किंग मिलना ये अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि हर एक फ्लैट के जरिए एक पार्किंग होना अनिवार्य है। तो सर ये जो मेन डिस्प्यूट है ये मेरे ख्याल से पार्किंग अवेलेबिलिटी कम हो और जो पार्किंग जो अपना व्हीकल्स है उसकी संख्या ज्यादा हो, तो इस कारण झगड़े हो रहे हैं। और कुछ जगह ईगो भी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ईगो है, कुछ जगह अलॉटीज का जो प्रॉपर लीगल नॉलेज नहीं है। इसके कारण एक बार आप समझ लो कि पार्किंग समस्या कैसे हल करना है, कौन से प्रावधान है और पार्किंग रिलेटेड एक्चुअल स्ट्रक्चर्ड वे क्या है, तो आपको पार्किंग के जो डिस्प्यूट्स है वो जगह मतलब आपने जो बताया सर, हाँ। आपने ये जो जड़ उनकी बताई कि ये जो फ्लैट्स होते हैं वो 100 होते हैं और पार्किंग होती है एक्चुअल में 50 to 60 पार्किंग होती है। तो इसी के वजह से जो क्या होता है, इनका जो पार्किंग का जो है प्रॉब्लम जो है वहाँ से ही चालू होता है। तो ये बहुत अच्छा आपने जो उदाहरण जो फ्लैट बाय करते समय ही उन्होंने ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपने सर यहाँ पे बताया। सर इसी को जोड़ते हुए मैं एक प्रश्न है जो हमारे व्यूअर ने हमें अपने कॉल के द्वारा हमें पूछा था। तो वो प्रश्न है कि सर बिल्डर जब भी पार्किंग बेचता है तो वहाँ से वो जो सामने वाले जो फ्लैट बायर होते हैं उनको 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करता है। अब ये 5 से 10 लाख रुपए पार्किंग के लिए वो लेता है, बट वो पार्किंग जो है उसको क्लियरिफाई अच्छे से नहीं करता उनके एग्रीमेंट में। तो एक सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है, सर आपने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो भी बना के रखा है, जो नाहलचल लालूचंद जजमेंट जो आपने एक बार एक्सप्लेन किया था आपकी यूट्यूब चैनल पे। तो क्या वसूली आज भी कानूनी रूप से ये वैध है, मतलब 5 लाख 10 लाख लेना ये वैध है क्या? सर ये हमारे व्यूअर्स को आप एक बार समझाना सर। बिल्कुल नहीं सर, ये सरासर गलत है। जो भी बिल्डर्स ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पैसा लेकर पार्किंग बेचना, स्टिल्ट पार्किंग बेचना, ओपन पार्किंग बेचना, ये सरासर कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लकीर खींची है, मैं बोलता हूँ ये लकीर ऐसे है कि ये इसका कोई बिल्डर उल्लंघन नहीं कर सकता है। अभी लकीर ये है कि निहालचंद लालूचंद वर्सेस पांचोली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये 2010 का जजमेंट है। और आप सभी प्रेक्षकों का भी मेरा अनुरोध है कि आपको ये पढ़ना चाहिए जजमेंट। उसमें एक्सप्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ओपन पार्किंग एंड स्टिल पार्किंग आर द पार्ट ऑफ कॉमन एमिनिटी एरियाज। अभी ये कॉमन एमिनिटीज एरिया का पार्ट है, मतलब ये सरासर अपनी मैनेजिंग कमिटी जो होती है उनके अंडर, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उनके अंडर वो पार्किंग आते हैं, और इसको फेयर अलॉटमेंट करना है। मतलब बिल्डर जब भी पैसे लेकर अगर ऐसे स्टिल्ट पार्किंग और ओपन पार्किंग बेचता है
तो आप समझ लीजिए कि आपकी सोसाइटी में 100% आगे जाके विवाद खड़े होने वाले हैं। क्यों खड़े होने वाले हैं? क्योंकि ये सरासर इलीगल है। ये पार्किंग जो ओपन पार्किंग रहती है, स्टिल्ट पार्किंग रहती है, ये बेचने का कोई भी अधिकार बिल्डर को नहीं है। जैसे भी अभी मैं बता रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो रेरा है, महाराष्ट्र रेरा है, उनका ऑर्डर 34/2024 भी है। उन्होंने भी इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ओपन पार्किंग और स्टिल पार्किंग बिल्डर बेच नहीं सकता है। अभी ये ओपन पार्किंग और स्टिल पार्किंग एंड कवर पार्किंग क्या है? अभी कवर्ड पार्किंग और गैरेज बेचने का अधिकार बिल्डर को है। अभी गैरेज की डेफिनेशन अगर आप महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट देखेंगे तो जो पार्किंग और गैरेज की डेफिनेशन है वो ऐसे है कि अगर कौन सा भी पार्किंग एरिया तीनों साइड से कवर्ड है और ऊपर से सनलाइट नहीं जा रहा है तो उसे हम कवर्ड पार्किंग गैरेज बोलेंगे। वो पार्किंग वो बेच सकता है। लेकिन ओपन पार्किंग जहां पे सनलाइट डायरेक्ट आ रही है कार के ऊपर और जहां पे एयर पास हो रही है, जैसे कि हम देखते हैं विजिटर्स पार्किंग और जो सोसाइटी के कॉमन एमिनिटीज एरियाज रहते हैं, वो कॉमन एमिनिटीज एरिया में जो हमारा जगह है वहां पे जो पार्किंग की जगह है वो होती है कॉमन पार्किंग और उसके ऊपर हर एक फ्लैट ओनर का अधिकार है। और ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस कॉमन एमिनिटीज के ऊपर जो आप पार्क करते हो वो फेयर होना चाहिए। इसका मैनेजिंग कमिटी जो रहती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्होंने फेयर तरीके से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और नहीं तो रोटेशनल हो या फिर लॉटरी पद्धत हो, ये तीनों चीजों से बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा सर। आपने जो है पार्किंग कितने प्रकार के होते हैं इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है सर। बट सर मैंने इसमें और एक जुड़ा हुआ प्रश्न आपको पूछना चाहूँगा। अब ये बिल्डर पार्किंग बेचते और कुछ लोगों को वो एग्रीमेंट में मेंशन करते, कुछ लोगों को एग्रीमेंट में नहीं मेंशन करते। और होता क्या है कि उनको जो जिन लोगों ने परचेस किया है बट उनको एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया हुआ है, बट उनको एक अलॉटमेंट लेटर दे दिया है, पार्किंग अलॉटमेंट लेटर। क्या सर ये कानूनन इस अलॉटमेंट लेटर की कोई अहमियत है? मतलब ये कोर्ट में जो है कानूनन होता है क्या? क्या ये अलॉटमेंट लेटर के जरिए कोई उस पार्किंग का ओनर बन जाता है क्या? तो इसके लिए रिगार्डिंग भी आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर को गाइड करिए सर। बहुत ही अच्छा सवाल है। अलॉटमेंट लेटर के रिगार्डिंग भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सुझाव दूंगा कि रेरा अथॉरिटी का ऑर्डर 54/2024 है। उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि अलॉटमेंट लेटर के बजाय आप एग्रीमेंट टू सेल में ही उसे प्रॉपर तरीके से मेंशन कीजिए। तो वो जो ऑर्डर 54/2024 है रेरा का, उसमें प्रॉपर आपको एरिया कौन सा है, नंबर कौन सा है पार्किंग का, और वो पार्किंग का एरिया नंबर आपका जो फाइनल पार्किंग प्लान है उससे अलाइन होना चाहिए। तो ये प्रावधान ये ऑर्डर के तहत रेरा ने क्लियर कर दिया है कि ऐसे अलॉटमेंट लेटर, अभी तक जो चल रहे थे अलॉटमेंट लेटर, उसकी लीगलिटी इलीगलिटी हम आगे देखेंगे। लेकिन ये अलॉटमेंट लेटर में अगर आप स्टिल्ट पार्किंग ओपन पार्किंग अगर लिख कर बेच रहे हो, ये पूरा सरासर कानून के खिलाफ है और कानून ऐसे अलॉटमेंट लेटर को प्रोटेक्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि अगर आप समझो आपका जो एग्रीमेंट टू सेल है वो आप रजिस्ट्रार के सामने कर रहे हो तो ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आपका पार्किंग का इशू पहले से ही रिजॉल्व होना चाहिए। तो आजकल जो सेपरेटली अलॉटमेंट लेटर दे रहे हैं वो सरासर ही गलत है। वो सुप्रीम कोर्ट के मतलब अलॉटमेंट लेटर ये कानूनन है ही नहीं। कोई भी अलॉटमेंट लेटर को मेंशन करते हुए अगर पार्किंग पे हक दिखाता है तो ये ऐसा अलॉटमेंट लेटर जो है इनवैलिड है, ऐसा आपका कहना है। और आपने ये भी बोला है कि जो भी पार्किंग का क्लॉज होना चाहिए अपने एग्रीमेंट में, और वो एग्रीमेंट जो है सब रजिस्ट्रार के द्वारा जो पंजीकृत किया जाता है तो वही पार्किंग जो है प्रॉपर माना जाएगा। अलॉटमेंट लेटर के हिसाब से पार्किंग नहीं ओनर बन सकते, ऐसा आपने यहाँ पे बोला है सर। बहुत ही अच्छा सर आपने जवाब इसका दिया। अब सर ये इसी से जुड़ा हुआ और एक प्रश्न आपको मैं पूछना चाहूँगा कि सर पार्किंग का नक्शा क्या होता है, और क्या ये नक्शा एग्रीमेंट टू सेल या फिर जो भी सेल डीड बनाया जाता है जो फ्लैट बायर के लिए, तो उस सेल डीड में एग्रीमेंट टू सेल में
ये नक्शा जोड़ना चाहिए, और इस नक्शे में क्या क्या होता है सर, थोड़ा सा आप व्यूअर्स को बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल सर। जो महारेरा ने अभी गाइडलाइंस जो मैंने बताया 54/2024 के ऑर्डर के तहत इश्यूज किए हैं, उसके तहत हर पार्किंग का लेआउट होता है और पार्किंग नंबरिंग होता है, वो आपके एग्रीमेंट टू सेल के साथ जुड़ा होना अनिवार्य है। और उसमें कौन सा और कितना डायमेंशन है, ये भी महारेरा के वेबसाइट पे आपके बिल्डर को वो प्रॉपर जो प्लान पास रहता है वो प्लान आपको अपलोड करना है। खासकर ये प्लान आपकी जो नज़दीकी कॉरपोरेशन है, जैसे कि महानगर पालिका, हर जगह अलग अलग टाउन प्लानिंग के जो प्रावधान है उसके तहत वो नक्शा आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे एक बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि पार्किंग अलॉटमेंट भले ही टेम्पररी हो, लेकिन एक बार अगर आपका कन्वेंस डीड हो जाता है तो उसका सारा हक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के तरफ आता है। मतलब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अभी मालिक हो गई है कन्वेंस डीड के बाद। तो इस भले ही अलॉटमेंट लेटर गलती से कुछ भी अलॉट किया हो, लेकिन अभी एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि फेयर तरीके से अलॉट हो। और इसके लिए ये आप जो बोल रहे हैं, जो प्रॉपर मैप होना, जो प्रॉपर रजिस्टर होना, ये बहुत ही अनिवार्य है। इसके रिगार्डिंग आपके आगे के झगड़े कम हो। लेकिन नहीं भी है तभी भी आप, अगर प्लान बिल्डर ने अपलोड नहीं किया है, तभी भी आप रोटेशनल पार्किंग हो या लॉटरी सिस्टम से हो, आप पार्किंग मिलने के लिए हकदार है। ये आपको समझना जरूरी है। बहुत ही अच्छा सर, आपने यहाँ पे आपने जवाब दिया है कि पार्किंग का नक्शा आपके एग्रीमेंट से जुड़ा होना चाहिए, और वो जो नक्शे में जो भी पार्किंग का नंबर होगा, उसका साइज़ होगा, वो साइज़ भी आपके जो है एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, और ये ऐसा पार्किंग का नक्शा आपके एग्रीमेंट में जुड़ा होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपने सर यहाँ पे दी है। सर, इससे से जुड़ा हुआ और एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सहकारी संस्था के अधिनियम जो उपनियम बनाए जाते हैं, जो बायलॉज बनाए जाते हैं, उस बायलॉज में जो उपनियम 78 से लेके 84 का जो पार्किंग के बारे में जो कहा गया है, ऐसे 78 से 84 बायलॉज क्या कहते हैं, और ये बायलॉज थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर को आप समझाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा सर। बहुत ही बढ़िया सवाल। जैसे मैंने बताया कि एक बार कन्वेंस डीड हो जाता है तो मैनेजिंग कमेटी को पार्किंग के रिगार्डिंग हो, एमिनिटीज के रिगार्डिंग हो और बाकी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हो, पावर्स आ जाते हैं। अब ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में पावर आने के बाद वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रन करती है उसके बायलॉज के तहत। अभी वहाँ बायलॉज में वेरियस तरह के अलग अलग एमिनिटीज के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए बायलॉज बनाए ले, लेकिन पार्किंग के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली 78 to 82 बायलॉज नंबर बनाया गया है। अभी ये बायलॉज क्यों इंपॉर्टेंट है? कभी कभी लगता है कि जो पार्किंग है वो पार्किंग के वजह से वो मैनेजिंग कमेटी एज अ ओनर बिहेव करती है, लेकिन मैनेजिंग कमेटी ओनर नहीं है। मैनेजिंग कमेटी जस्ट ट्रस्टी, वो ट्रस्टी है और उसको फेयर एलोकेशन करना है। वो फेयर एलोकेशन कैसे करना है? तो अगर आप बायलॉज नंबर 82 पढ़ेंगे तो उसमें आपको फिर से वो रोटेशनल पद्धति से हो, नहीं तो आपको लॉटरी सिस्टम से हो, ये सिस्टम से आपको पार्किंग अलॉटमेंट करना है। और ये मैनेजिंग कमेटी का दायित्व है। भले ही बिल्डर ने कुछ गलती की हो, लेकिन उसकी सुधारने की जिम्मेवारी बायलॉज नंबर 78 से लेकर 82 तक सब जिम्मेवारी इस मैनेजिंग कमेटी की है। और उन्होंने प्रॉपरली फेयर तरीके से वो पार्किंग का अलोकेशन करना है, और वो अलोकेशन इतना फेयर होना चाहिए कि सभी लोगों को पार्किंग अवेलेबल हो। कभी कभी ये मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि पार्किंग प्रॉपरली गाड़ी पार्क नहीं करते लोग, इसकी वजह से दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए पार्किंग जो मैनेजिंग कमेटी है प्रॉपर, वो मैनेजिंग कमेटी ने उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, और नहीं किया तो उसके लिए भी प्रावधान है। वो जो 82 का प्रावधान है उसको आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करके सोसाइटी में ये पार्किंग की झगड़े सुलझाने की पहले तो कोशिश कीजिए। बाद में हम देखेंगे कि कैसे कंज्यूमर फोरम और रेरा हो आपके हेल्प में आ सकता है। बहुत ही अच्छा सर, आपने जो बायलॉज के थ्रू अगर मैनेजिंग कमेटी ने अगर पार्किंग की जो सुविधा जो फ्लैट बायर्स होते हैं उनको नहीं दी, तो उनको क्या क्या रेमेडी है
ये भी आपने बोला, यहाँ पे समझाया कि कंज्यूमर कोर्ट या फिर रेरा में भी आप जा सकते हैं। सर और एक प्रश्न है जो हमारे व्यूवर्स ने ही हमें पूछा है, जब फ्लैट ज़्यादा हो और पार्किंग स्लॉट कम हो तो न्यायपूर्ण तरीके से कैसे लॉटरी या फिर रोटेशन पद्धति से अगर पार्किंग फ्लैट जो मेंबर होते हैं उनको किस तरीके से सोसाइटी में कमेटी ने देना चाहिए, ये इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा बताइए सर। अभी देखो, सोसाइटी कभी कभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है, नहीं तो बिल्डर के जो इलीगल अलॉटमेंट लेटर्स है उसको ही कैरी फॉरवर्ड करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही माना है कि यू कैन नॉट रेक्टिफाई इलीगलिटी, मतलब आप इलीगलिटी को लीगलाइज नहीं कर सकते, जो इलीगल है वो इलीगल ही है। तो आपको क्या करना है कि रोटरी सिस्टम हो, मतलब चैनल वाइज आप, जैसे कि हम देखते हैं कि लॉटरी में हम एक आधी चीट डालते हैं, वैसे सब लोगों का चीट डालिए और फिर बाद में 1 साल के लिए आप एक आवंटित कीजिए जगह सर्टन लोगों को, फिर कुछ लोग बाहर लगाएंगे, फिर अगले साल कुछ लोग अंदर लगाएंगे। तो इस हिसाब से सबको जो है पार्किंग मिलना ये मैनेजिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए रोटेशनल पद्धत हो, लॉटरी पद्धत हो, इससे अगर आप पार्किंग की व्यवस्था करेंगे तो सबको पार्किंग मिलेगी और पार्किंग के झगड़े कम होंगे। और ये सब जिम्मेवारी मैनेजिंग कमेटी की है। मैनेजिंग कमेटी का ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ अच्छे अच्छे मॉनेटरी जो चलते हैं कुछ उसके ऊपर ही ध्यान दे, ऐसी पार्किंग की जैसे समस्या है उसके ऊपर भी उनका ध्यान होना बहुत ही अनिवार्य है। और इस रिगार्डिंग कुछ भी इलीगल जो बिल्डर ने पहले ही अलॉटमेंट किया है या पहले उसके रिगार्डिंग आपको जनरल बॉडी बुलाकर उसको कंफर्म नहीं करना है। मतलब आप ये जनरल बॉडी और स्पेशल जनरल बॉडी में बिल्डर की इलीगलिटीज कंफर्म कर रहे हैं। ये सरासर सुप्रीम कोर्ट का जो निहाल चंद जजमेंट है वो जो 2024 है। और मैं आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा कि कंज्यूमर कोर्ट कमीशन है स्टेट, उनके भी कुछ जजमेंट्स है, उन्होंने उसमें बोला है कि आपको ऐसा यूनिलैटरली स्पेशल जनरल बॉडी और जनरल बॉडी बुला के जो पहले से ही इलीगलिटीज पार्किंग के रिगार्डिंग है वो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसके रिगार्डिंग मैनेजिंग कमेटी को भी सतर्क रहना है कि हमारे क्या राइट्स है और हम ऐसा इलीगल स्पेशल जनरल बॉडी हो या जनरल बॉडी रिजोल्यूशन हो वो आप पास नहीं कर सकते। सर लॉटरी या फिर रोटेशन से आपने जो पार्किंग कैसी लोगों को मेंबर्स को उसकी सुविधा दी जा सकती है मैनेजिंग कमेटी के बारे में के लिए बहुत अच्छा आपने यहाँ पे जवाब दिया है सर। सर इसमें ही और एक प्रश्न आपको मैं पूछना चाहूँगा जो पार्किंग से रिलेटेड ही है, क्या सर ये पार्किंग के लिए कोई पार्किंग शुल्क लिया जा सकता है? छोटे फ्लैट के लिए अलग, बड़े फ्लैट के लिए अलग, ऐसा कुछ प्रावधान होता है क्या? तो ये पार्किंग के शुल्क के रिलेटेड थोड़ा सा हमें यहाँ पे बताइए सर। बिल्कुल, मैनेजिंग कमेटी पार्किंग शुल्क ले सकती है बट इट शुड नॉट बी एग्जॉर्बिडेंट, मतलब वो इतना नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन लगे। और वैसे भी जो आजकल की पार्किंग जो मैनेजिंग कमेटी है वो 2 BHK के लिए अलग पार्किंग शुल्क, 3 BHK के लिए अलग पार्किंग शुल्क, 1 BHK के लिए अलग पार्किंग शुल्क, ये सरासर इलीगल है। आपका 1 BHK हो 2 BHK हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द फ्लैट, आपको पार्किंग चार्ज सबको इक्वली लगाना है और उतना ही चार्ज करना है जितना सबके लिए सिमिलर हो। आप किसी को ज़्यादा किसी को कम ऐसा पार्किंग का जो चार्जेस है वो नहीं अलॉट कर सकते। बहुत ही अच्छा सर आपने जवाब दिया है यहाँ पे। सर और एक प्रश्न है, जो पुणे या फिर मुंबई, अब जब जैसे बेंगलोर वगैरह हो गया, या आईटी प्रोफेशनल बड़ी संख्या में किराए पे रहते हैं, सोसाइटियाँ उन्हें पार्किंग देने से मना कर देती है, क्या किराएदार को पार्किंग मांगने का कानूनी अधिकार है? इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा एक बताइए सर। बिल्कुल, मुझे जितना याद है इसमें बॉम्बे कोऑपरेटिव कोर्ट का भी एक जजमेंट है और पुणे कोऑपरेटिव कोर्ट का भी एक जजमेंट है कि भले ही आप रेंटेड प्रीमाइसेस पे रह रहे हो, आपको पार्किंग मिलना जो आपके मालिक का पार्किंग है वो आपका हक है। ऐसा कोई भी अलॉटी और ओनर नहीं बोल सकता है कि हम पार्किंग जो भी रेंटेड प्रीमाइसेस है और जो लिव एंड लाइसेंस आप देते हो वो लाइसेंसी को हम पार्किंग नहीं दे सकते। लाइसेंसी को भी अपने ओनर का पार्किंग मिलना ये उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है। और मैनेजिंग कमेटी अगर ऐसी कोई इलीगल प्रैक्टिस कर रही है
तो लाइसेंसी भी उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है और प्रॉपर फोरम एग्जॉस्ट कर सकती है, और उनको भी पार्किंग राइट्स मिलना उनके मालिक का वो लाइसेंसी का अधिकार है। बहुत ही अच्छा सर, आपने यहाँ पे जवाब दिया। सर और एक पार्किंग के रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे सवाल पूछना चाहूँगा। अगर किसी सदस्य के पास 2 या 3 कारें हैं और दूसरे सदस्यों को एक भी कार पार्किंग करने के लिए जगह नहीं है, ऐसे कई सोसाइटियों में एक जो है डिस्प्यूट खड़े रहते हैं कि कोई मेंबर के पास 2 या 3 पार्किंग भी होती है और एक आध मेंबर के पास उसकी कार पार्क करने के लिए एक भी जगह नहीं रहती। क्या ऐसे ये लीगल होता है या इनलीगल होता है? इसके ऊपर हमें बताइए सर। अभी सर जैसे आपने बताया, ये बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि लोग अभी जैसे जैसे फैमिली में 2-2 4-4 कार परचेस कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो कोऑपरेटिव इन नेचर है। मतलब ये स्ट्रक्चर ये बोलता है कि सबको समान अधिकार और सबको वॉइस है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। अगर एक आदमी 4-4 पार्किंग रिजर्व करके रखता है तो ये सरासर इलीगल है। जैसे कि बताया कि कॉमन एमिनिटीज का जो ओपन पार्किंग और स्टील पार्किंग ये सब कॉमन सब मेंबर्स का है, तो इसके रिगार्डिंग जो सब मेंबर्स है उनको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन में पार्किंग मिलना है। इसका मतलब एक ही आदमी अगर 4-4 उनके कार्स पार्क कर रहा है ओपन पार्किंग में, स्टील पार्किंग में, ये सरासर कानून का उल्लंघन है। और कौन सा भी कमीशन, स्टेट कमीशन हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, रेरा हो या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा, वो उनके खिलाफ ही जजमेंट आएगा, ये अनिवार्य बहुत ही है। अच्छा सर, आपने यहाँ पे अगर किसी के पास 2-3 पार्किंग है और कोई मेंबर के पास एक भी पार्किंग नहीं, ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। और सर इस और एक प्रश्न आपको यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, क्या सर विजिटर पार्किंग रखना कानूनी रूप से अनिवार्य है? या अक्सर क्या होता है, बहुत सारे सदस्य रहते हैं जो पार्किंग क्या करते हैं, विजिटर पार्किंग में भी उनकी गाड़ियां पार्क करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सोसाइटी कैसे निकाल सकती है? अभी ये भी विजिटर पार्किंग के रिलेटेड जो भी पार्किंग नियम है वो अभी हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने 2019 में जो यूडीसीपीआर है, यूनिफाइड डीसी रूल्स जिसे हम बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग उसमें प्रावधान लाए हैं और 10 to 25% ऑफ द पार्किंग शुड बी रिजर्व फॉर विजिटर्स पार्किंग, ऐसा उन्होंने प्रावधान किया है। उसके रिगार्डिंग आपको मैप्स जो है, उसके रिगार्डिंग आपके जो नक्शे हैं वो सब आपको कॉरपोरेशन में अपलोड करने हैं और रेरा के वेबसाइट में भी अपलोड करने हैं। और ये जो यूडीसीपीआर है वो बोलता है 10% to 25% शुड बी रिजर्व फॉर विजिटर पार्किंग। अगर मानो एक आध आदमी कंटिन्यूसली विजिटर पार्किंग में ही पार्क कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग मैनेजिंग कमेटी एक्शन ले सकती है। और ये जो विजिटर पार्किंग है जो यूडीसीपीआर के तहत उसको कानूनी बैकिंग मिला है, तो उसके तहत वो विजिटर पार्किंग रखना अनिवार्य है, हर एक बड़े टाउनशिप हो या बड़े सोसाइटी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पार्किंग के विवाद में अक्सर कोऑपरेटिव कोर्ट ही ज़्यादातर लोग जाते हैं। ये एक प्रश्न है सर, कि और कोई रेमेडी है क्या पार्किंग के विवाद में? जैसे कि कोई कंज्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत कर सकता है क्या? क्या इसके लिए कुछ जजमेंट्स वगैरह आए हैं क्या स्टेट कमीशन के, डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे या नेशनल कमीशन पे? या कंज्यूमर केस करने से यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनको रेमेडी मिल पाएगी क्या सर? इसके ऊपर थोड़ा सा गाइड करिए सर। बहुत बढ़िया सर आपने क्वेश्चन पूछा। जैसे कि देखो अभी कंज्यूमर कमीशन का भी जुरिडिक्शन वास्ट होते जा रहा है। अभी कंज्यूमर कब आप मानते हैं? जब आप कोई भी सर्विस देते हो और उसके लिए कंसिडरेशन पेड करते हो। अभी सर ये देखिए कि ये पार्किंग के सिनेरियो में आप मंथली मेंटेनेंस पे कर रहे हो। मंथली मेंटेनेंस किसके लिए पे कर रहे हो? आप कॉमन एमिनिटीज के ऊपर पे कर रहे हो। कॉमन एमिनिटीज में पार्किंग है, ऑब्वियसली है, तो आप कंज्यूमर है। आपका कंसिडरेशन क्या है? जो आप मंथली मेंटेनेंस पे कर रहे हो वो आपका कंसिडरेशन है। मतलब अभी कभी कभी कंज्यूमर कमीशन ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो पिक्यूनरी जुरिडिक्शन है 50 लाख तक का और आपका एग्रीमेंट टू सेल 50 लाख के ऊपर है, तो जरूरी नहीं कि आपको स्टेट कमीशन में कंप्लेंट फाइल करना है।
आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन, आपका जो मेंटेनेंस आप पे कर रहे हो उसके अगेंस्ट आप मैनेजिंग कमेटी से सर्विस ले रहे हो, तो आप वो सर्विस के रिगार्डिंग कंज्यूमर बनते हो और कंज्यूमर कमीशन को आप अप्रोच कर सकते हो। अभी ये रेमेडी है, एडिशनल रेमेडी है। अभी देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में कहीं पे भी कौन सा भी सेक्शन ऐसा नहीं है कि आप कंज्यूमर कमीशन में आपका ग्रीवेंस लॉन्च नहीं कर सकते। और अब आप अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सेक्शन 100 देखो तो वो किसी भी प्रोविजन को डेरोगेटिव नहीं करता है, वो एक एडिशनल एंसिलरी रेमेडी है। तो ये एडिशनल रेमेडी यूज करके, क्योंकि कंज्यूमर कमीशन जो है उनका जो मॉनिटरी आप जो खर्चा लगने वाला है इसके रिगार्डिंग, लेकिन इसमें सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आप ड्राफ्ट बनाते हो कंज्यूमर कमीशन में वो प्रॉपर होना चाहिए, वो लीगल बैकिंग होना चाहिए। पहले ही आप लीगल नोटिस बनाते हो ना, तो आपको ये जजमेंट्स है, जैसे कि प्रिया आजुमल का जजमेंट है, दूसरा है ज्योति रमेश अग्रवाल का रिद्धि सिद्धि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तीसरा अभी मैंने जैसे ही बताया सुखदेव महामुनि का है सुयोग नाइक वर्सेस मैरीगोल्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये सारे जजमेंट का जो क्रक्स है वो आपके नोटिस में, आपके कंज्यूमर कंप्लेंट में आना अनिवार्य है, तभी आप जाके आगे सक्सीड करोगे। आप इसमें क्या है, अभी देखो कभी कभी लिमिटेशन में आप फंस जाओगे। कंज्यूमर कमीशन का लिमिटेशन है 2 साल का, और अगर आप कंप्लेंट लेट फाइल करते हो तो आपको ये ज्योति रमेश अग्रवाल का जजमेंट सपोर्टिंग रहेगा, उसके रिगार्डिंग आपको अच्छे लॉयर से ड्राफ्ट करना बहुत ही अनिवार्य है। और अगर आपकी कंप्लेंट प्रॉपर है तो आपको आप कंज्यूमर हो, आपको पार्किंग देना अनिवार्य है। कंज्यूमर कमीशन का ऑर्डर एग्जीक्यूशन क्रिमिनली और सिविल दोनों तरीके से होता है, तो उसका डिसोबे कोई भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नहीं कर सकती, कोई भी बिल्डर नहीं कर सकता। आप बिल्डर की भी पार्टी बनाइए उसमें, और जो भी आपका फेयर एलोकेशन है वो डिमांड कीजिए, आपको पार्किंग कंज्यूमर कमीशन जो डिस्ट्रिक्ट है उससे मिलना इजी हो जाएगा। इसके लिए आपको ये 4 जजमेंट है याद रखने, ये बाय हार्ट करने। और उसके साथ मैंने पहले भी बताया कि निहाल चंद का जो जजमेंट है, ओपन एंड स्टील पार्किंग बिलोंग्स टू द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड नॉट टू द इंडिविजुअल, ये आपको ये भी पढ़ना है और बाद में ही ड्राफ्टिंग करके वो फाइल करना है। बहुत ही अच्छा सर आपने यहाँ पे गाइड किया। सर और एक ऐसा सवाल है कि जो हाउसिंग सोसाइटी जो कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं या फिर सेक्रेटरी होते हैं, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, बहुत सारी सोसाइटी में ऐसा देखा गया है कि ये लोग तानाशाही करते हैं और कुछ लोगों को इंटेंशनली जो है पार्किंग देना से मना कर देते हैं। तो इनकी कंप्लेंट कहाँ पे करनी चाहिए? जैसे कि सर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार होता है हाउसिंग सोसाइटी, या फिर कोऑपरेटिव कोर्ट में इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए, कहाँ पे इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए? ये भी हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बताइए सर। देखो आपके पास दोनों ही रेमेडी है। अगर स्पेशल जनरल बॉडी और जनरल बॉडी में ऐसा कुछ इलीगल रिजोल्यूशन पास करते हैं तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में भी जा सकते हो और उसके बाद कंज्यूमर कमीशन में भी जा सकते हो, लेकिन इसमें डबल चौपाटी नहीं होना चाहिए। मतलब आप दोनों फोरम एक साथ एग्जॉस्ट कर रहे हो, तो आप एक ही फोरम उनके अगेंस्ट एग्जॉस्ट कर सकते हो। तो आप कंज्यूमर कमीशन जाइए, कोऑपरेटिव कोर्ट जाइए। और एक याद में रखिए कि ये जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, दे आर जस्ट मैनेजिंग द थिंग्स, दे आर ट्रस्टीज, दे आर नॉट ओनर। वो कॉमन एरियाज के मालिक नहीं है, तो उनका बिहेवियर मालिक के जैसा नहीं होना चाहिए। जरूर आप ऐसे अगर वो मालिक की तरह बिहेव कर रहे हैं और अगर फेयर अलॉटमेंट नहीं कर रहे और कंटिन्यूअसली जो बिल्डर का जो डायरेक्शन है उसी फॉलो कर रहे हैं, तो इस मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ आप कंज्यूमर कोर्ट हो या कोऑपरेटिव कोर्ट हो, दोनों जगह जा सकते हैं। सर जब भी किसी मेंबर को कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करनी है या फिर कोऑपरेटिव कोर्ट में कंप्लेंट करनी है, उनके पास कौन से महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके ऊपर भी थोड़ा सा व्यूवर्स को गाइड करिए सर। बहुत ही अच्छा सवाल कि डॉक्यूमेंटेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहले तो अगर कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, तो आपके पास रजिस्टर एग्रीमेंट टू सेल होना, उसके साथ साथ अगर आप सोसाइटी के खिलाफ जा रहे हो तो रजिस्टर कन्वेंस डीड का कॉपी होना, और आप जो मेंटेनेंस पे कर रहे हो उसका बैंक स्टेटमेंट होना अनिवार्य है। अगर आप फेयरली कंटिन्यूअसली मेंटेनेंस पे कर रहे हो तो आपको अधिकार है पार्किंग मांगने का,
लेकिन कोई जजमेंट बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये भी बताया कि अगर आप मेंटेनेंस पे नहीं कर रहे हो रेगुलरली और आप अपने डिमांड्स के ऊपर, मतलब जैसे कि राइट्स एंड लायबिलिटीज रहता है, आप अपने राइट्स के ऊपर स्ट्रिक्ट है लेकिन लायबिलिटीज भी आपको स्ट्रिक्टली रखना चाहिए। आपको जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपरली पे करना है, और इसके रिगार्डिंग जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है वो आप लगा दीजिए। उसके तहत आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव कंज्यूमर कमीशन को, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को आप बता सकते हैं कि हम सर्विस अवाइल कर रहे हैं ये पेमेंट पे करके। और उसके साथ आप बायलॉज का जो 78 82 है वो भी सोसाइटी का बायलॉज का जो प्रावधान है वो भी अटैच कर दीजिए। और आपने जो डिमांड किया है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को रिगार्डिंग पार्किंग, आपने जो मेल्स किए, ईमेल्स किए, जो रिटर्न कम्युनिकेशन किया है, और जो कुछ भी इलीगल समझो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हो, जनरल बॉडी मीटिंग के कुछ रिजोल्यूशंस हो, ठराव हो, उसको भी आपको दस्तावेज अच्छी तरह से आपके साथ रखना है। नोटिसेस लगाते हैं वो नोटिसेस भी आपको रखना है। उसके साथ साथ फोटोग्राफ्स और वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज एडमिसेबल इन कोर्ट, तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी आपको ध्यान में रखना है। और बाद में ये सब इकट्ठा करके आप अच्छी तरह से, जैसे मैंने बताया ये जजमेंट से, ये फैक्ट से, इसके रिगार्डिंग अच्छे सीनियर लॉयर से अपना पार्किंग का पहले नोटिस भेजिए और उसके बाद अच्छे से कंज्यूमर कंप्लेंट ड्राफ्ट करके फाइल कीजिए। आपकी विनिंग के परसेंटेज। सर आपने सारे प्रश्नों का बहुत ही बेबाकी से और अच्छे तरीके से जवाब दिया है सर। सर मैं बस आपको लास्ट एक सवाल पूछना जा रहा हूँ सर, कि ये पार्किंग के डिस्प्यूट ही ना हो, इसके लिए जो है नई और पुरानी जो भी सोसाइटियाँ होती है उनको कम करने के लिए आपकी कानूनी सलाह क्या रहेगी उनके लिए? मैं तो यही बोलूँगा कि जो कानून के हिसाब से जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए है, और जो रेरा के डायरेक्शन है और कंज्यूमर कमीशन के जजमेंट से, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो अलॉटमेंट है वो करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको आप बता सके कि ये निहाल चंद का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का और इसमें स्टिल्ट और ओपन पार्किंग ना बेचने का डायरेक्शन है। जैसे कि मैंने बताया 42/2024 का जो ऑर्डर है रेरा का, वो रेरा का ऑर्डर स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि स्टिल ओपन पार्किंग हम बेच नहीं सकते। और रोटेशनल पार्किंग का जो मैंने जजमेंट बताया, प्रिया अजुमल का हो और बाकी दूसरे दोनों सुखदेव मामूनी का हो, सुयोग नाइक का हो, तो ये जजमेंट के तहत ही आपको एक्ट करना है। स्पेसिफिकली अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 78 to 82 बायलॉज नंबर, ये बायलॉज फॉलो ही करने हैं, अगर ये प्रॉपर तरीके से फॉलो हो जाए तो आप लीगली प्रोटेक्टेड हो और इससे धीरे धीरे अपने सोसाइटी में झगड़े कम हो जाएंगे। और अगर अलॉटी अपने राइट्स की रिगार्डिंग विजिलेंट है, प्रॉपर फोरम में एग्जॉस्ट करते, बताए आप झगड़े आप कोर्ट से कुछ कंज्यूमर कमीशन से नहीं तो रेरा अथॉरिटी से ऑर्डर लेकर आ जाइए, तो वो ऑर्डर तो बट ऑब्वियस है कि मैनेजिंग कमेटी के ऊपर बाइंडिंग है, तो अच्छी तरह से ड्राफ्ट कीजिए, अपने जो हक है उसके रिगार्डिंग लड़िए और कानूनी तौर से इसे रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि आप पुलिस स्टेशन में जा रहे हो, एक हाथापाई कर रहे हो, तो ये सरासर गलत है। इसके रिगार्डिंग मैनेजिंग कमेटी को भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद रखना है, इसके रिगार्डिंग अलॉटीज को भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद रखना है, और प्रॉपर फोरम जो कंज्यूमर हो, कोऑपरेटिव हो और जो रेरा हो वो एग्जॉस्ट कीजिए और अपना हक का जो पार्किंग है वो आप मिलना आपका राइट है, वो राइट को आप एग्जॉस्ट कीजिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल पे आए और जितने भी पार्किंग के जितने भी सवाल होते हैं वो सारे सवालों के जवाब आपने यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से आपने दिए। सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को जो है उनके सवालों को जवाब देने के लिए। सर जाते जाते आपको यही कहूँगा कि सर आपका ये जो काम है रेरा का, कंज्यूमर का, और इसके रिलेटेड और भी हम आपकी आगे जो है इंटरव्यूज लेंगे सर। जो नए प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसके ऊपर आप ज़रूर आगे भी आने वाले वीडियोस में गाइड करते रहिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो ज़रूर लाइक करना। जिन लोगों के पास ऐसे पार्किंग के जो डिस्प्यूट होते हैं, जो मेंबर्स को डिस्प्यूट होते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं रहता, तो उनके पास ये जो वीडियो आप ज़रूर शेयर करिए।
और दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार।